बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बुलाए गए मुल्क गिर वकला कन्वेंशन में एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है और ऐलान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो चुका है, आइन को बहाल किया जाए और 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये तो आज पाकिस्तान का जो कैपिटल है उसमें जो एक सबसे बड़ी एक्टिविटी हुई है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहुत अहम एक्टिविटी हुई है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर साहब जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा शहरयार आफरीदी की गिरफ़्तारी और फिर रिहाई और फिर गिरफ़्तारी और फिर रिहाई का जो मामला है, इस पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद कर दी है डीसी इस्लामाबाद पे और इस्लामाबाद पुलिस के कुछ अहम अफसरान पे। आपको मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बताना चाहता हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के इरफान नवाज़, एसएसपी ऑपरेशन जमील ज़फ़र, डीपीओ फ़ारूक बुटर और एसएचओ नासिर मंजूर, इन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है तौहीन अदालत की। और कहा गया है कि ऑर्डर का मकसद अदालती हुक्म की तौहीन करना बिल्कुल नहीं था, ये डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन का जवाब था। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने इनसे कहा कि आप भी ज़रा जेल में रह के देख लें कि जिन्हें आप लोग जेल भेजते हैं वो वहाँ पे कैसे रहते हैं। अदालत की जानिब से डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी गई और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम कैसे आप पे फ़र्द जुर्म आयद ना करें, तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, आप फिर भी MPOs के ऑर्डर जारी करते हैं। अच्छा, अब ये मामला सिर्फ डीसी का और एक एसएसपी का नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के आईजी और चीफ कमिश्नर दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है और इस्लामाबाद की पुलिस है, इसके तमाम बड़े अफसरान जो हैं उनको दो मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से तौहीन अदालत के इल्ज़ाम का सामना है। तो ये सिचुएशन जो है ये क्यों पैदा हुई है, हम किधर जा रहे हैं, ये एक बड़ा ही अहम मामला है। और इसके अलावा एक और जो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अहम मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दी गई थी और 27 सेनेटर्स के उस पर दस्तखत थे। लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसने ये कहा कि जी इसमें कुछ सेनेटर्स जो हैं उनके दस्तखत जो हैं वो हमें असली नहीं लगते, कम से कम 6 सेनेटर्स के दस्तखत असली नहीं लगते, तो इसलिए हम इजलास नहीं बुला रहे। तो पीपल्स पार्टी के 27 सेनेटर्स ने ये जो रिक्वेजिशन है 30 अगस्त को भेजी थी और पीपल्स पार्टी जो है वो सानहा जड़ावाला पे बहस करना चाह रही थी और सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से 6 सितंबर को इनको नो कर दी गई। और मज़ीद 3 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने जिन्होंने दस्तखत किए थे, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, उन्होंने सेक्रेटेरिएट को बताया जी कि हमारे दस्तखत जो हैं वो अब इसमें से आप माइनस कर दें, हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करिए। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने इजलास बुलाया और इजलास जो है वो बुलाने से इनकार कर दिया गया, ये क्या मामला है। इसलिए हमने आज 3 मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान को दावत दी है अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, जनाब सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और सेनेटर ताज हैदर साहब जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन ताज हैदर साहब, इससे पहले कि मैं सेनेट के मामले पे आऊँ, पहले आप ज़रा ये बताइए कि सेनेट क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि आईजी से लेकर चीफ कमिश्नर तक सब जो हैं उनको तौहीन अदालत के इल्ज़ाम का सामना है, बल्कि आज तो फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई डीसी और एसएसपी के ख़िलाफ़। क्या लग रहा है आपको, ये अगर इस तरह आला सरकारी अफसरान को तौहीन अदालत में सज़ा मिल जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी को क्या मैसेज जाएगा? नहीं, बात साफ़ है कि अदालती अहकाम की तो पैरवी करनी है हर हालत के अंदर, उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख़्याल से अपने तौर पे ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही। जो मोहतरम जज साहिबान हैं उनको ये भी पूछना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी किन के अहकामात की पैरवी कर रही है। अगर अदालत के अहकामात की पैरवी नहीं कर रही, असल चीज़ ये है कि शायद कुछ लोग हैं कि जो उनको उन पर दबाव डाल रहे हैं
कि अदालती अहकामात की पैरवी ना करें। एक पहलू इसका और है कि इससे तहरीक इंसाफ ताकतवर होती है। एक तरीके से ये उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है कि एक तो ये कि उन्हें जेल आने जाने की आदत हो रही है, जो कि किसी भी सियासी कारकुन के लिए लाजमी कोर्स का हिस्सा रखती है। दूसरे ये कि अगर जुल्म होगा तो उसमें लोगों की हमदर्दियाँ मज़लूम के साथ होंगी, जालिम के साथ नहीं होंगी। और मैं बिल्कुल इस बात को कहने में कोई बात नहीं है मुझे कि अगर अदालत तक के अहकामात की पैरवी नहीं हो रही तो मेरे ख़्याल से ये बात न सिर्फ कानूनी तौर पे गलत है बल्कि ये एक महज़ब रास्ता इख्तियार नहीं किया गया है। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो रहनुमा हैं, इनको अदालत रहा करने का हुक्म देती है, उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वो फिर रहा किए जाते हैं, फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो एक्चुअली पुलिस और ब्यूरोक्रेसी मिलकर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इंतखाबी मुहिम तो मैं नहीं कह सकता, हो भी सकता है कि इसके अंदर कोई हिडन एजेंडा हो, उसके ऊपर तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आईन पाकिस्तान है उसको आप सेलेक्टिवली तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना। अगर आपने आइन को पे अमल दरामद करना है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और अदालतों की है। अगर वो खुद ही उस आइन पे अमल नहीं करेंगे तो किसी और को भी नहीं कह सकते। और ये जो आज का क्राइसिस है जिसकी आपने शुरू में भी ये दिखाया है, इसकी बुनियाद 63A का फ़ैसला है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हुए। भाई आपने एक अपने फ़ैसले दिए हुए फ़ैसले को पहले कहा कि पार्टी लीडर की वोट चलेगा और बाद में कह दिया पार्लिमानी लीडर का वोट चलेगा। अगर इस तरह के फ़ैसले अदालतों से आएंगे तो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप मुझे बताएं ना कैसे होगी। फिर खाली वो उधर रुके ही नहीं, फिर बाकायदा पार्टी बन के पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत नहीं चलने दी। हम 100 यूनिट फ्री करते थे, वो ट्रस्टी। अच्छा, ये जो 63A वाला मामला है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका चौधरी परवेज़ लाई और शहरयार अफरीदी की रहाई और गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला कर लिया कि हमने आइन पे अमल दरामद नहीं करना, तो फिर जो बाकी सारे वो भी फिर ये क्या आप ताकत की बुनियाद पे कर रहे हैं ना कि हम तौहीन अदालत लगा देंगे, तो फिर इस मुल्क में और भी आप ये कह रहे हैं कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी का अमल है ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया? उन्होंने शुरू किया 63A और आप ये मान रहे हैं कि परवेज़ लाई और शहरयार अफरीदी के मामले में भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है? नहीं, फिर शुरू हो गया ना सिलसिला। अच्छा। आपने जब खुद एक सिलसिला, आपने एक राह दिखा दी जिस पे आप खुद चल रहे हैं, तो फिर बाकी जिसके पास ताकत है वो अपनी अपनी, जिसकी जहां दाव लगेगा वो अपना चलाएगा। यही हो रहा है उसके बाद से। तो अब सैफुल आबड़ो साहब, अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर, इसका IG जो है, उसको तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में सज़ा मिल जाए तो फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे तब तक जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे काजी फाजीसा साहब बैठे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस भी पोलिटिसाइज हो जाएगी। देखिए मीर साहब, सिंपल है ना, ये एक्चुअली जहाँ जैसे कहा गया ना कि PTI की ये इलेक्शन कैंपेन है या कोई हिडन एजेंडा है ना, तो मैं तो चाहूँगा कि अगर जितना PTI के साथ हुआ है, अगर ये हमारी इलेक्शन कैंपेन है तो ऐसी इलेक्शन कैंपेन अल्लाह करे PP के नसीब में भी आ जाए सिंध में। अभी आपने देखा है ना कि 1-2 जगह छापे पड़े हैं, तो वहाँ के जो मिनिस्टर पहले जो है ना डेली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शर्जील मेमन और मुकेश चावला, अभी आपको मिलते हैं कभी TV पे? पहले तो वो अनाउंस करते थे ना कि PM हमारा, वज़ीर ख़ारजा हमारा, सब बनेंगे। अभी न जाने उनको किसने आके कहा है कि ये नहीं होगा। तो देखें, ये हम तो कहते हैं कि ऐसी इलेक्शन कैंपेन ये पुलिस अदलिया वहाँ जाके चलाए, और ऐसी अगर जो मतलब नून लीग भी चाहती है कि पंजाब में उसकी कैंपेन चले तो हमें खुशी होगी। नंबर 2, देखें ये चीफ जो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन लिए, देखें बात ये है कि एक हद होती है किसी की चीज़ की ना। ठीक है, माजी में अगर कोई टारगेट होता रहा है तो होना नहीं चाहिए। देखिए हम सबको, जिसकी भी हुकूमत होती है, हमें कानून और आइन के हिसाब से अगर चलने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छी सी रवायतें यहाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन पंजाब में कभी भी जो पिछला 2018 की इलेक्शन से देखें तो पंजाब में नून लीग तो मेजॉरिटी में थी नहीं। उसकी हुकूमत कब बनती थी? आपने देखा जिस तरीके से हुकूमत में वफाक में चेंज आई, उसके बाद सूबे पंजाब में चेंज आई, तो मेजॉरिटी नहीं थी, वही 20 MPs थे जो हमारी पार्टी के थे। उसके बाद डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी पे वो मतलब हटाया गया ना। बाई इलेक्शन हुआ, क्या आपने देखा कि वो सारी सीटें वो हार गए जो भी लोग हमारी पार्टी के थे मुनर्रिफिन। तो देखिए अभी
ये जो हाई कोर्ट के साहब जज साहबान हैं, बाबर सत्तार साहब हो गए या लाहौर हाई कोर्ट के, जो उन्होंने तो अपना एक्चुअली जो उनका इस्तेहकाक मजरू हुआ है, उनका वक़ार जो मजरू हुआ है ना, 10-10 मरतबा वो अहकामात दे रहे हैं, 10-10 मरतबा पुलिस और जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, या तो आइन में ऐसी कोई अमेंडमेंट हो कि भाई 10 मरतबा कोर्ट किसी भी बंदे की ज़मानत लेगी, 10 मरतबा डीसी को जो है MPO इशू करने की इजाज़त है। चलो वो 11वीं मरतबा तो न जाए ना, लेकिन यहाँ तो न रुकने का सिलसिला है। जो भी बंदा है उसको जैसे मतलब इनको कम अज़ कम ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए और जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इनके लिए भी एक सबक लाजमी है कि भाई ऐसे नहीं है। आप कहीं से भी जब आपको किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे अपोनेंट के लिए इस्तेमाल हो, तो ऑफिसर्स को उसके अहकामात कानून के हिसाब से मानने चाहिए। कानून से बयान जाएंगे तो ऐसे हालात हो जाएंगे। और बाबर सत्तार ने जो आज एक्शन लिया है, तो मेरे ख्याल में इससे तो जुडिशरी का कुछ ना कोई वक़ार जो है वो आला होगा इससे। अच्छा, आज जो इस्लामाबाद में जो वकला का लॉयर्स कन्वेंशन था, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें की गई, ऐसी ही तकरीरें भी की गई, जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है उसको एक तमाशा बना दिया गया, एक मजाक बना दिया गया। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये था कि इस लॉयर्स कन्वेंशन में तहरीके इंसाफ के हामी वकला भी थे और पीपल्स पार्टी के हामी वकला भी थे, और दोनों का मौक़िफ़ एक ही नज़र आ रहा था। कुछ जो अहम वकला के रहनुमा उन्होंने क्या कहा, ज़रा कुछ सुन लेते हैं। जिस तरह से मौजूदा हालात पैदा किए गए हैं, जिसमें आइन की धज्जियाँ बखेर दी हैं, अदलिया के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया है, हमारी ये तहरीक उसके ख़िलाफ़ है। हम आइन को सही माने में बहाल करना चाहते हैं और आइन के मुताबिक ही जो डेडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते हैं। लोगों को जो को नाजायज़ तौर पर गिरफ़्तार हैं उनको आज़ाद कराना चाहते हैं। जो मौजूदा बहरान है, ये जितने बहरान आज तक पाकिस्तान ने देखे हैं, ये उन सबसे बदतर बहरान है। हमजहती बहरान है, इकनॉमिक क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है। और अगर हमने दस्तूर को पामाल किया तो मैं इस बात से उस रोज़ से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, डरता हूँ कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो रूबा अमल दुश्मनों के हाथ में आकर वो इस पाकिस्तान की सलामती को नुकसान न पहुँचाए। आज जो है कि आइन की बेहुरमती, आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता तो मुल्क कहाँ रह जाता है। तो ये जो आइन की बेहुरमती हो रही है, ये इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो पाँव के नीचे आ गया है। तो हमने आइन को जो है, जिसको हमारा दस्तूर है, हमारी कसम है कि इसको प्रोटेक्ट डिफेंड करेंगे, वो हमारे ईमान का जुज़ है। अल्लाह, उसके बाद आइन। आज भी इस मुल्क में आइन बहाल करने के लिए हम लोग निकले हैं और ये वकला का जमे गफ़ीर जो है, ये आज इस बात की नवीद है कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह आइन बहाल होगा और आइन की तमाम शिकों पे अमल होगा। उसके अंदर 90 दिन के इलेक्शन, मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उसके लिए वकील खड़े हुए हैं। मुल्क के अंदर जो लॉलेसनेस है, लोगों को, वकला को और आम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोगों को जो गिरफ़्तार किया जा रहा है, अपनी मनपसंद के रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए जो इस वक्त काम हो रहा है, ये उसके ख़िलाफ़ तहरीक है। आज भी हमारी वही एक ही डिमांड है और वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको दूसरे नहीं मानते हैं, हम पे एप्लीकेबल है और दूसरों पे नहीं है, तो वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए और उसी के लिए निकलें। चाहे उसमें इलेक्शन हो और चाहे उसमें इख्तियारात हो, चाहे उसमें लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, इन सब को इंशाल्लाह साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे और इसी के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसको इंश्योर करने के लिए इंशाल्लाह तहरीक चलेगी। एक तो हमें अदलिया से मायूसी तो है, लेकिन फिर भी जो कुछ बाज़ अमीर जजेस फ़ैसले कर भी रहे हैं, आपने देख लें कि अगर फ़ैसला बेल होकर बाहर आता है या रिलीज़ होकर हेबियस में बाहर आती है, फिर दोबारा उठा लिए जाते हैं। तो इस वजह से जब तक आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी, वकला ने स्ट्रगल की और ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। मुल्क पाकिस्तान जो है वो बेआइन हो चुका है और आइन की बालादस्ती के लिए, कानून, रूल ऑफ लॉ के लिए आज जो ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, आज मुल्क के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। आइन के अंदर जब वाज़ेह है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो, तो आइन की बालादस्ती के लिए आज वकला दोबारा खड़े हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बहुत सीनियर वकील थे और ये वकील साहब जो हैं, ये ज़रा थोड़ा सा कतरा गए जब इनसे कहा गया
कि ये जो वकला तहरीक है इसका मकसद क्या है, थोड़ा आप हमें बताएंगे। तो वो कतरा भी गए और उन्होंने थोड़ा सा जियो को तंज भी किया। ये कौन वकील साहब है, ज़रा सुनिए, देखिए कौन है। जियो को सबसे ज़्यादा पता चलना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नारे आपने मारे थे। वकला जब भी आते हैं क्या करते हैं? ये इन्होंने तंज किया कि जो 2007 और 8 की जो वकला तहरीक थी उसमें जियो ने सबसे ज़्यादा नारे मारे थे। बिल्कुल मारे थे। उस वक्त भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए नारे लगा रहे थे और पाबंदियों का सामना किया। तो इस पर तंज करना या ताना मारना, इसकी मुझे समझ नहीं आई। लेकिन वजह पता है क्या है, ज़रा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तो ये वकील हैं इमरान खान के, उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में शामिल थे और ये उस लॉयर्स तहरीक के मुखालफिन में शामिल थे और इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। क्या डायलॉग था, ज़रा सुनिए। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। तो इनको भी नोटिस मिला था तौहीन अदालत का। तो अब इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब से। ताज हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ताज हैदर साहब, ये जो वकला की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए, आपके ख्याल में क्या ये कोई काबिल अमल मुतालबा है? मेरे ख्याल से ये है और हमने भी यही मुतालबा किया था, क्योंकि ये आइनी मुद्दत में कराने के लिए इंतखाबात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से कंप्रोमाइज़ किए। जिस वक्त ये मरदमशुमारी हुई तो आबादियों को कम किया गया, सिर्फ सिंध की आबादी जो है वो 3 करोड़ कम की गई। बहरहाल ये मामला अभी तवज्जो तलब था कि उन्होंने फिर से CCI का इजलास बुला लिया। उसके अंदर जो ख़ुद इनकी वेबसाइट्स पे फिगर्स दी गई थी उनको भी मज़ीद कम कर दिया गया और जवाज़ ये दिया गया कि जनाब अगर हम ये नहीं करेंगे तो आइनी तरमीम करनी पड़ेगी और नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है। तो फिर ये सूरत हाल के हमने कहा कि क्योंकि तरजीह इस वक्त हमारी ये थी कि शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। नहीं, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। जी हाँ, क्योंकि तरजीह इस वक्त ये थी हमारी कि किसी तरीके से जनरल इलेक्शंस हो जाएं, जो भी आबादी के मामलात हैं उन पे हम बात करते रहेंगे और उसको दुरुस्त करने के लिए तरीक़ाकार बताते रहेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये कहा गया कि जी ये क्योंकि सीटें तब्दील नहीं होंगी इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वाकई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नई बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा वफद जो गया था इलेक्शन कमीशन में बात करने, उसने भी यही कहा कि आपको हल्का बंदी नहीं करनी है, छोटी मोटी अगर कुछ तरामीम करनी है वो हो जाएंगी अगर कोई एतराज़ दाखिल करता है। तो लिहाजा ये जो हल्का बंदी के लिए आप तवील अरसा मांग रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अगला कदम उठाएं और हल्का बंदियों का ऐलान करें। लेकिन बहरहाल फ़ैसला उनका था, वादा भी उन्होंने किया था कि हम जितनी जल्दी इसे ला सकेंगे, लेकिन फ़र्क ये था कि हम कह रहे थे कि नई हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसमें कम वक्त दिया जाए, और खैर 15 दिन उन्होंने कम भी कर दी, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं हैं क्योंकि आइनी मुद्दत जो है वो उसके अंदर इलेक्शन कराना वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, और हम सब भी मिलके इसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि इलेक्शन इंतखाबात वक्त के अंदर हो। अच्छा, अब अफनानुल्लाह साहब, जो आज लॉयर्स कन्वेंशन था उसमें भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो हामी हैं वो इकट्ठे नज़र आ रहे थे, और आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ भी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन कराओ और पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन कराओ। तो ये जो पाकिस्तान की सियासत की तब्दील होती हुई सूरत हाल है, इसमें ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो चंद हफ्ते पहले तक आपके साथ खड़ी थी अब वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई है। तो इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, हमारी और पीपल्स पार्टी की जो है बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है हमारी, और वो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, हमारी जो अप्रोच भी डिफरेंट है। हम ज़रा डेवलपमेंट फोकस पार्टी हैं, तो ज़ाहिर है हमने एक PDM के थ्रू एक अलायंस ज़रूर बिल्ड किया था, क्योंकि हम समझते थे कि इमरान खान की हुकूमत को डिसलॉज करना है,
और वो हमने कामयाबी से कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद हमारी राहें उस तरह तो साथ होनी भी नहीं थी। ये मैं ज़रूर कहूँगा ताज हैदर साहब की बात के ऊपर कि जो CCI की मीटिंग थी, अगर 90 दिन वाली इलेक्शन वाली बात दुरुस्त है तो फिर CCI की मीटिंग के अंदर वज़ीर आला सिंध को जो है वो ये बात रेटिफाई नहीं करनी चाहिए थी कि भैया आप जो है वो हल्का बंदियाँ जो है वो करें, और आप ज़ाहिर है फिर उसके अंदर टाइम लगना था ना। तो फिर उस वक्त जो है वो CCI की मीटिंग में कुछ कहा गया और अब जो है कुछ और कहा जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। मैं बात और ऐड कर लूँ, जब 2018 में पंजाब का इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी, और उस वक्त सब कुछ तोड़ ताड़ के PTI की हुकूमत बना दी गई। ना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ना कोई और मसला हुआ, ना 63A का किसी को कोई शौक हुआ, और सब चल रहा था। अब जो है ना जब हमें जेलों में डाला तब किसी ने इंटरवीन किया, बेलें हमें नहीं मिलती थी। अब जो है वो इतनी ज़्यादा लाडलापन जो है, इतनी मोहब्बत, ये हम भी सोचते हैं कि आवाम भी पूछती है कि भाई ये इतनी मोहब्बत। पहले वो लाडले थे, आजकल आप लाडले हैं। नहीं, हमसे तो कभी भी मोहब्बत नहीं हुई ना, हमसे तो अभी भी वही वाला सुतेलों वाला सलूक चल रहा है। अच्छा, ये बताएं सैफुल आबड़ो साहब कि ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि 90 दिन में इलेक्शन के मामले पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है, या आने वाले वक्त में ये इत्तेफाक जो है ये कोई हसीन हकीकत भी बन सकती है? मीर साहब देखें, आप तो दुआ करें, ये इतनी मोहब्बत के बाद मतलब बड़े फासले और कशालों के बाद ये आपस में मिले थे ना, नून लीग और PP, तो हम तो दुआ करते हैं आगे भी ये साथ हो ना, क्योंकि अभी मतलब जो 9 अगस्त को असेंबलीज गई है ना, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। अगर 1 महीने के बाद इनकी जुदाई तो मुझे तो इसका अफसोस होगा। अच्छा, क्योंकि इनको बड़ी मुश्किलों के बाद ही मिले थे, बड़े बयानात भी आपने देखे सुने थे। हालांकि मीसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में, लेकिन आपने 2017-18 में देखा शहबाज साहब के जो बयानात थे, वो लाड़काना जाएंगे ज़रदारी साहब के इस्तकबाल के लिए, फिर ज़रदारी साहब ने कहा था अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो ये बयानात अपनी जगह, लेकिन मैं आऊँ इस आपके सवाल पे कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, PTI डे 1 से कह रही है कि इलेक्शन टाइम पे हों। जब 2 असेंबलीज टूटी थी उस वक्त भी हम कह रहे थे कि बाई इलेक्शन होने चाहिए। भाई ठीक है, 2 जो सूबे हैं उनके कम अज़ कम इलेक्शन कराएं। आपको पता है पहले सारी PDM की जमायतें, जो भी उनके मिनिस्टर थे, या बिलावल साहब जो लाजमी, उसको न जाने किसी ने कहा कि भाई 2023 में इलेक्शन होंगे, अभी आप फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, फिर में आप जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो उनको तो इतना मतलब एतमाद आ गया था कि पहले उन्होंने कहा कि ये दोनों असेंबलीज तोड़ें तो बाद में इलेक्शन पे सोचेंगे। दोनों असेंबलियाँ टूटी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऐसे होते हैं क्या? PTI तो डे 1 से कह रही है, PTI कभी भी। हाँ, अभी PP के साथ जो हाथ हुआ है ना सिंध में, एक्चुअली देखिए, मैं अफनान भाई के बात से ना बिल्कुल इत्फाक करता हूँ इस बात से कि CCI में डिसीजन हुआ ना, CCI में क्यों यहाँ PP ने क्यों अपना अच्छा, ये आपने उनको नहीं, उसकी वजह CCI में जब आए तो मुराद शाहवाह ने ही बोला, इनको यकीन था, इनको वहाँ ये भी बात हुई थी कि भाई जब आपकी सेंसस नहीं काउंट होगी तो उस पर लाजमी तकबंदी हो सकती है ना, वहाँ डिस्कस हुआ है। PP को ये यकीन था कि हमारी सिंध में जो PP के साथ एक्चुअली हाथ हो गया है, जो सिंध में केयरटेकर गवर्नमेंट आई है ना, वो उनके मंशा के मुताबिक नहीं आई, क्योंकि अभी उनका कारोबार बंद हो गया है। जो अभी असेंबली टूटी है, वरना माजी में ये हुआ है 2 मरतबा जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, इनके लोग जो मैनेजर होते थे ना, वो ही आके मिनिस्ट्री संभालते थे, तो इनका गुलशन का कारोबार चलता था, वो अभी बंद हो गया है। अभी छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो PP समझ रही है कि हमारे साथ मुसीबत हो जाएगी। अभी वो उनकी डिमांड है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, ऐसे ना हो कि इलेक्शन लंबे हो जाएं, फिर उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो उसकी करप्शन की, सिंध के अवाम को लूटने की, वहाँ इजारादारी की, वो टूट जाएगी। अच्छा, ताज हैदर साहब, हमारा कोई भी इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताज हैदर साहब, अब अफनानुल्लाह साहब और अबड़ो साहब की बात जो है उसमें मुमासलत पैदा हो गई है, तो ये बताएंगे आप कि ये जो दोनों कह रहे हैं कि अगर आपको 90 दिन में इलेक्शन करवाना था तो फिर मुराद अली शाह साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में स्टैंड क्यों नहीं लिया? जनाब अली, देखिए, अगर हम पहला कदम उठाते हैं तो हमें आगे के 3-4 कदम सोचने होते हैं कि आगे क्या होगा और उसका नतीजा क्या होगा। तो जब तक आगे के 3-4 कदम और उसके असरात आपकी नज़र में ना हो, तो पहला कदम उठाना वो एक जल्दी का काम होता है। तो अब उसमें कि ये फ़र्ज़ कीजिए हम नहीं देते उसकी अप्रूवल, जो भी जालसाजी उसमें हुई थी, और तो हम एक रुकावट खड़ी कर रहे होते जिसकी वजह से इलेक्शंस और डिले होते, और फिर बाद में जाहिर है कि हमारी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि जो अक्सरियत थी वो औरों के पास थी। और CCI ने पहले भी यही किया था कि सिंध के एतराज़ के बावजूद उन्होंने जो वो फिगर्स थी
CCI ने अप्रूव कर दी थी। पहली दफ़ा ये CCI के अंदर हुआ था और फिर वही होना था और उसका नतीजा फिर वही होना था। लेकिन एक रास्ता मिल जाता लोगों को इंतखाबात को डिले करने का। और ये कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि इंतखाबात आईनी मुद्दत में कराना हमारी पहली तरजीह। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए हम उसे अब मुंहिंजा साईं अबड़ो साहब थोड़ो घणो ख्याल करिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं, अगर मैं ये कहता तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता। ये जो है कोई बात ही नहीं की साहब, मैं वापस क्या लूं? कि पहली दफा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो खुश था कि पहली दफा आपके लिए बहुत इज्जत है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैंने तो हकीकत बताई जो सिंध के अवाम के साथ हुआ है ना। ठीक है, चलें। वो जो हकीकत आपके नज़दीक है उसके कोई शवाहिद मौजूद अगर हैं तो सामने ले आइए। चलें, ठीक है। शकील मेमन का रावल महल की बात कहनी, सोहेल सियाल का लाड़काना में अनवर पैलेस। चले, ये अब नाम ले रहे हैं आप लोग, उनको वजाहत देने का भी मौका जो है वो देना पड़ेगा। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। 6 सितंबर यानी कि यौम दफ़ा वाले दिन सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसने पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब को कहा कि जो आपने रिक्विजिशन दी थी सेनेट का इजलास बुलाने की, हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसमें सेनेटर रज़ा रबानी, फ़ारूक नायक, पलवशा मोहम्मद जाल खान, रुबीना खालिद, शमीम आफरीदी और मोहम्मद अकरम साहब जिनका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है, हमें इनके जो दस्तखत हैं वो थोड़े मशकूक लगते हैं। तो इजलास नहीं बुलाया गया, जिस पे पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हम तो सानिया जड़ावाला पे बात करना चाहते थे, आपने इजलास ना बुला के बड़ी ज़्यादती की है। तो इस पर मैं चाहूँगा अफनानुल्लाह साहब की क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सानिया जड़ावाला जो है उस पर थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए? इजलास बुलाने में क्या हर्ज है? देखिए, इजलास बुलाने में तो मेरा नहीं ख्याल है कोई हर्ज है, लेकिन ज़ाहिर है आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। इजलास यहाँ तो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन कर सकती है या फिर आपके पास 26 सेनेटर्स होने चाहिए और उसके अंदर तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं इस वक्त। नहीं, गवर्नमेंट क्वेरी टेकर भी रिक्वेजिशन कर सकती अच्छा। है। अब वो अगर लिख के देते प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिक्वेजिशन कर देगा। तो आप 26 कह रहे हैं, इन्होंने 27 सेनेटर्स का दिया। नहीं 27, चले 27 कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 27 के अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो वो तो ज़ाहिर है फिर वो तो जिसने इसकी मैनेजमेंट की है उसी से ही पूछा जा सकता है कि वो क्यों मैच नहीं कर रहा है। ये तो मैनेजमेंट का इशू हो गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात का एक नया पहलू सामने आया है। नहीं, लेकिन हमें तो हमें इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। हम इस सारे मामले में शामिल थे नहीं। पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव था, ठीक है, उनकी अपनी जमात है, वो अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें जो है वो शामिल नहीं किया गया था। अच्छा, अबड़ो साहब, आपका क्या ख्याल है? आपकी पार्टी के भी 28 मेंबर हैं सेनेट में, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि सानिया जड़ावाला पे बहस होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सानिया जड़ावाला तो अपनी जगह, और भी यहाँ इश्यूज बहुत हैं ना। आप आज के इशू को ले लें जो पहले आपने डिस्कस किया, जो जजेस ने जो मतलब अपने डिसीजन दिए हैं या जो अमल दरामद नहीं हो रहा, उसी पे भी होना चाहिए ना ऐसे। और सेनेट की करारदाद है कि सेनेट की करारदाद है, मुश्ताक अहमद खान साहब ने पेश की थी और यूनानिमसली पास हुई थी कि इलेक्शन 90 दिन में कराया जाए। ठीक है ना, तो उस सब पे इलेक्शन मेन चीज़ इशू इस वक्त है इलेक्शन का ना। तो सेनेट के इजलास में कोई कबात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे तजुब हुआ कि ये जो मतलब 27 मेंबर्स के साथ उन्होंने जब रिक्वेजिशन दी है तो सेनेट चेयरमैन को बुलाना चाहिए इजलास एक्चुअली, क्योंकि ऐसी एक रिक्वेजिशन आई थी 23 दिसंबर 2022 में। अच्छा, इजलास 2 दिन पहले ख़त्म हो गया। अचानक फिर जुम्मे को न जाने क्या होना था, ये जुम्मा था, जुम्मे का दिन था 23 दिसंबर 2022। पहले सदर को भेजी गई, वो जैसे गवर्नमेंट लेटर भेजती है जैसे अभी बताया गया, तो सदर ने वो नहीं किया। फिर अचानक शाम को सेनेट चेयरमैन साहब ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके वो इजलास जो है कॉल किया। उसकी बुनियाद भी यही थी कि रिक्वेजिशन आई है हुकूमत के जो मेंबर्स हैं। लेकिन जब इजलास स्टार्ट हुआ 5:30 बजे, हम गए उसमें, आप यकीन करेंगे वहाँ जो रिक्वेजिशन पे साइन थी, सपोज करो 26 मेंबर होने चाहिए ना, तो वहाँ कोई 5-6 मेंबर्स थे वहाँ उसके हुकूमत के। हम तो सारे जितने भी मौजूद थे अपोजिशन के गए, लेकिन उसके बाद 2 घंटे इंतजार किया गया जब तक वो मेंबर्स आने चाहिए। तो ये सबूत है उसी बात का, अगर वो लोग मौजूद थे इस्लामाबाद में, उन्होंने रिक्वेजिशन पे जुम्मे के नमाज के बाद साइन की, चेयरमैन को भेजी, तो वो तो 5:30 बजे इजलास में आ जाते। फिर इंतजार किया गया कि कोई पेशावर से रास्ते में था, कोई लाहौर से रास्ते में था, तो ये पहले भी ऐसी साइन होती रही हैं। तो इस वक्त मुझे पता नहीं कि पीपल्स पार्टी को ऐसी कौन सी मजबूरी हुई। और मुझे बड़ा धचका लगा कि दनेश ने, अताउर रहमान साहब ने और सरदार शफीक तरीन ने तो कहा है कि भाई हमारे साइन ही नहीं है। उन्होंने टेलीफोनिक जो है ना उनसे
ये लेटर में लिखा हुआ है, जो लेटर अभी आपने शो किया है। जी। तो बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि पीपी ने अगर ऐसे इस तरीके से रिक्वेस्ट किया, अगर वो हमें कहते तो हम उनके साथ साइन कर देते। जो भी नेशनल इश्यूज हैं इजलास बुलाने के लिए, ये इशू कोई भी नहीं है। अच्छा जी, ताज हैदर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? आप वो कह रहे हैं, अबड़ो साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमें कहते तो हम भी आपके साथ ताउन करते, और अफनानुल्लाह साहब जो है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुन लिया। तो ये क्या असल में कहानी क्या है, क्यों इजलास नहीं बुलाया गया? देखिए, जो सेनेट सेक्रेटेरिएट का रवैया है वो इंतहाई गैर महज़ब और तौहीन आमेज़ है। मैं अफनान भाई को ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये तौहीन जो है वो 2-4 सेनेटरों की नहीं हुई है, मुअज़्ज़ज़ सेनेटरों की। ये तौहीन पूरे सेनेट की हुई है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट जो कि इलेक्शन के वक्त दीवारों में कैमरे लगाता है बूथ के ऊपर, जो कि कमेटियों की रिपोर्टों को 2-2 साल रोक लेता है, जो कि हमारे मोशंस को बिल्कुल ही गायब कर जाता है मरदमशुमारी पे जो हमारे मोशंस थे, और उसको ये इजाज़त देना कि वो सेनेटर साहिबान की तौहीन करे, मेरे ख़्याल से ये जो है वो काबिल एतराज़ है और काबिल मज़म्मत है कि हम इस तरीके से सेनेट सेक्रेटेरिएट हमारे साथ करें। और लेकिन इसके पीछे एक पस मंज़र है, बहुत आगे की बात है। वो ये कि ये मामला जो था ये अक़लियतों पे, एक खुसूसी अक़लियत पे और तमाम अक़लियतों पे जो ज़्यादतियाँ हमारे मुल्क में हो रही हैं, ये इसका था। और इस पे सेनेट के ऐवान को ये मौका नहीं मिला था कि वो जो है वो इस पर गुफ्तगू कर सके। अच्छा, मेरी ख़ुद तजवीज़ ये थी कि हमें कुछ और इश्यूज़ भी शामिल करना चाहिए, लेकिन कई सेनेटर्स ने ये बात उठाई कि अगर हम और इश्यूज़ को शामिल कर देंगे और एजेंडा तवील हो जाएगा, तो जो अहमियत इस एक इशू की है, क्योंकि ये मसला नहीं है, ये मसले से कहीं बढ़ के बात है, ये जो है अक़लियतों को इत्मीनान दिलाना और कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, ये उसका मामला है। अच्छा, इसलिए ये साइब राय थी कि सिर्फ एक एजेंडे पर बात की जाए। एक बात की ज़रा वजाहत कर, और लिहाजा मैंने भी इस बात, ये जो सेनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जो हैं मोहम्मद कासिम समद खान साहब, इन्होंने अपने लेटर में कहा है शहादत अवान साहब को कि ये रज़ा रब्बानी साहब और फ़ारूक नायक और पलवशा बीबी और रुबीना खालिद, शमीम आफरीदी और मोहम्मद अकरम साहब, इनके दस्तखत जो हैं वो इनके असल दस्तखतों के साथ मुमासलत नहीं रखते, यानी कि जाली दस्तखत करार दिए गए। इसकी ज़रा आप वजाहत करें कि क्या ये बात? ये तो बिल्कुल आप, ये जो तौहीन है, तौहीन है ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तौहीन की गई है इसको बार बार ना दोहराया जाए। अच्छा, कि एक छोटा सा चेक हम भेजते हैं बैंक में, और अगर ज़रा सी इख्तलाफ होता है तो बैंक वाले फ़ोन करते हैं कि जनाब आपने ही चेक भेजा था या नहीं। तो इसको, या अगर मैं हज़रत मौलाना अताउर रहमान के पे शक करूं, या मैं दनेश कुमार साहब हमारे जो सेनेटर हैं, जो कि बहुत तवाना आवाज़ हैं अक़लियतों के लिए हमारी सेनेट में, उन पे शक करूं, या जो शफ़ीक़ुर रहमान है कामरेड हमारे, जेलें जिन्होंने इतनी काटी हैं, तो मेरे ख़्याल से ये मतलब मैं पूछ भी नहीं सकता उनसे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक बेअदबी होगी कि मैं किसी किस्म के शक व शोबे में। तो इसका मतलब बात ये है कि जो इशू है जी, इशू की अहमियत है, जो मैं बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था, और इसीलिए सिंगल आइटम एजेंडा दिया गया कि वो उसकी द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। और इसलिए जो मेरे दोस्तों ने कहा कि हम यही इशू रखेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, आपकी राय साहिब है और आप इस एक इशू पे ही बात करें। चलें, अब उस इशू को क्यों दबाया जा रहा है? मतलब क्या जो लोग जिन्होंने के हमला किया हमारे ईसाई भाइयों पे, क्या हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं? और क्या हम पाकिस्तान की सेनेट को ये इजाज़त नहीं देना चाहते कि वो उस हमले की मजम्मत करें? चलें, तो ये तो बिल्कुल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ हामिद मीर साहब, 85,000 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे,
और आज तक हमें यही नहीं पता कि आखिर झगड़ा किस बात पे है, मजहबी इंतहा पसंदी क्यों है, क्यों अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्यों मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है कि जो एक इख्तलाफ राय रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि जो इंतहा पसंदी और तरक्की पसंदी के दरमियान एक टकराव है आइडियोलॉजिकल, और जो कि अब इस लेवल तक आ गया है कि पाकिस्तानी कत्ल किए जा रहे हैं, क्या शैल वी पुश इट अंडर द मैट? चलें अब इसका शैल वी नॉट डिस्कस इट इसकी वजाहत जस्ट बिकॉज ऑफ ए टेक्निकलिटी? इसकी वजाहत तो अब चेयरमैन सेनेट को देनी चाहिए कि जो कि पीपल्स पार्टी के वोटों से ही चेयरमैन बने थे शुरू में, बाद में उनके खिलाफ तहरीक अदमियत बात भी आई थी। हाँ, एक दूसरी दफा अबड़ो साहब के वोटों से बने थे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। मैं पूछना ये चाहता हूँ अफनानुल्लाह साहब कि आपको याद होगा कि जब 2007 में जो बुकला की तहरीक शुरू हुई थी तो वो कहती थी जी कि चीफ जस्टिस बहाल हो जाए, और एतजाज़ हसन साहब ने एक बड़ी मशहूर नज़म भी कही थी, रियासत होगी माँ के जैसी, और तमाम मसाइल का हल ये था कि जी चीफ जस्टिस बहाल होगा, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है, हम सुन रहे हैं, वकला के कन्वेंशन की करारदाद भी है कि 90 दिन में अगर इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सब मसाइल हल हो जाएंगे। आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, क्यों नहीं करते? देखिए, मैं इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि आपको आइन के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, और मैं बिल्कुल प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। मैं कभी हमने आइन से वफादारी का ओथ लिया हुआ है, तो वो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला जो है वो सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन का नहीं है, मसला तो उस एटीट्यूड का है जो पिछले 1 साल से या उससे ज़्यादा से चल रहा है, बल्कि इससे भी पहले से 2017 से चल रहा है, जिसके अंदर आप एक पार्टी को ओपनली सपोर्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और वो एक के बाद दूसरा जज आता है वो वही करता है। और आप देखें कि ये अभी ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि जी हमें बंद किया जा रहा है, ये सारा कुछ इससे ज़्यादा हमारे साथ हो चुका है, और अभी कुछ चंद साल पहले हुआ है, लेकिन किसी के कान के ऊपर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कोई रोका नहीं, किसी ने कोई बेले हमें नहीं दी गई, किसी ने नहीं पूछा। ये हमारे लोगों को तोड़ा गया, किसी ने नहीं पूछा, हमारी हुकूमतें गिरा दी गई, वज़ीर आज़म को नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को वज़ीर आज़म थे, उनको निकाल दिया, किसी ने नहीं कोई पनामा के फैसले के ऊपर जो कुछ हुआ, तो उसके बावजूद जो है ये जो है अब आके जो है इसको मामले को मुख्तलिफ। अच्छा, अबड़ो साहब, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 के मुताबिक उनका एक ख्याल है कि इलेक्शन की डेट देना जो है वो मेरा इख्तियार है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी सेक्शन 57 में कोई तरमीम भी हो चुकी है, लेकिन 48 की सब क्लॉज 5 में अभी कोई तरमीम नहीं हुई, और कल उनकी मुद्दत बतौर सदर ख़त्म भी हो रही है। पता नहीं वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन आपके ख्याल में सदर साहब अगर इलेक्शन की डेट दे दें तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो जाएगी? देखिए जी, उन्होंने पहले भी दी थी ना, जब पंजाब और केपी की इलेक्शन के हवाले से दी थी ना। अगर जब इलेक्शन कमीशन मानता ही नहीं, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो उस पर ताउन करना नहीं चाहती, तो सदर कहाँ से अपने कोई डिसीजन दे? हो सकता है एक दिन है, लाजमी उसका अख्तियार है, वो हो सकता है दे भी, 90 दे, लेकिन आपने देखा कि किसने उस पर अमल किया? गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास 20 बिलियन नहीं है, कम पंजाब और केपी के इलेक्शन कराएं। आपने देखा कितने पैसे गए। लेकिन सदर को अपनी आईनी जिम्मेदारी तो अदा करनी चाहिए। उसने कहा था, पहले की ना। लेकिन अभी आप देखें, केयरटेकर गवर्नमेंट के जिस भी मिनिस्टर से पूछे, पीएम से पूछें, वो कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। हालांकि केयरटेकर गवर्नमेंट का ही काम है, वो आई इस काम के लिए है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, और केयरटेकर गवर्नमेंट का काम है इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना। लाजमी है दोनों, ये इलेक्शन वाला काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। मेन जो उनका काम है वो उनको याद ही नहीं है, वो आए एंजॉय करने के लिए। हर कोई एंजॉय करा, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं मेरी अथॉरिटी है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर कल, इसका क्या यकीन है कि कल सदर साहब अलवी साहब दे भी दे डिसीजन, और इलेक्शन कमीशन वो पहले कह चुका है हम नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमिश्नर उनसे मिलने तक नहीं गया। अच्छा, तो आखिर में क्या कहेंगे आप? ताज हैदर साहब ये बताएं कि फर्ज करें अगर सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट दे देते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने से इनकार कर देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई रोल प्ले कर सकती है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जिस कमेटी ने ये अमेंडमेंट किया था कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया था और ये बिल सदर मोहतरम की खिदमत में भेजा गया था, तो सदर मोहतरम ने फ़ौरन इस पर दस्तखत किए थे। तो इसलिए दूसरे लोग तो इस पर एतराज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सदर मोहतरम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस पर किसी किस्म का एतराज़ करें, क्योंकि उनके दस्तखत से वो कानून बना है और उन पे भी कानून इसी तरह लागू होता है
जिस तरह मुझ पे और आपसे आप पे बिल्कुल, लागू होता है। ये बड़ा अच्छा नुक्ता मैंने आपने, इस बड़ा अच्छा कानून नुक्ता को आपने बनते तो वक्त कहा बना पीडीएम ये- गवर्नमेंट का, उसको इज्जत दी, क्या करे सदर। चलें, मेरा वक्त खत्म हो गया। ताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही, मैं तो हाजिर था वहाँ पे। अफनानुल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया, और सैफुल्लाह अबड़ो साहब आपका। और ये नुक्ता बड़ा अहम है कि आइन का जो आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 है वो अभी तक अमेंड नहीं हुआ, और वो अभी तक जो इलेक्शन की डेट का इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान को देता है। और एक एक्ट जो है जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, उसमें ये इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और जब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट सदर आरिफ अलवी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने उस पर कर दिए दस्तखत। लिहाजा अब बकौल ताज हैदर साहब के उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है इख्तियार देने का इलेक्शन की डेट। तो ये है मामला। सदर साहब को चाहिए था कि सोच समझ के दस्तखत करते, सोच समझ के दस्तखत नहीं किए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।